Okay class, so in today's class lecture we will be discussing about developing your resume, and I have already shared with you the sample resume which is on the screen in front of you. This is the whole sample resume. I hope you can all see it, and I will step by step discuss how do you develop your resume, and we will be discussing about the key components of developing your resume in a professional way. So let's start from the beginning, the name section. I am highlighting that section. First of all, initially आपको क्या करना होता है, you have to first let me guide you के रेज्यूमे के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं. पहला कंपोनेंट होता है इंट्रोडक्शन सेक्शन. इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर आपने नेम, अपना पोस्टल एड्रेस, अपना सेल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना होता है. देयर इज़ नो क्वेश्चन के ये नहीं करने या क्यों करने हैं या क्या करने हैं. दीज आर द मस्ट्स. सो आपने अपना फुल नेम, फुल पोस्टल एड्रेस मीन्स कि आपने अपनी सिटी का नाम, अपने एरिया का नाम, आइडियली यस अपने घर का एड्रेस भी मेंशन करना होता है, क्योंकि कभी कभी किस लोगों ने आपके पोटेंशियल जो रिक्रूटर्स होते हैं उन्होंने आपको कोई पोस्ट भी चीज़ें करनी हो पड़ सकती हैं. सो पूरा पोस्टल एड्रेस लिखना है, अपना सेल नंबर लिखना है और अपना ईमेल एड्रेस लिखना है. सो इंट्रोडक्शन सेक्शंस के डूज एंड डोंट्स क्या है. पहला इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि आपने अपना फुल पोस्टल एड्रेस लिखना है. दूसरा डूज एंड डोंट्स के अंदर दूसरी सजेशन इज़ कि आपने जो अपना सेल नंबर देना है वो ऑब्वियसली एक्टिव होना चाहिए और ऑन होना चाहिए ऑल द टाइम. कई लोगों के पास 2 सेल नंबर्स होते हैं, तो येस यू कैन मेंशन 2 सेल नंबर्स, मगर मेक श्योर कि वो जो भी सेल नंबर दें वो ऑन हो, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग होता है अगर आपके कोई कॉल करे और आप ना उठाएं. चांसेस आर के फिर लोग दोबारा कॉल भी नहीं करते और आपकी पोटेंशियल जॉब या इंटरव्यू मिस हो जाता है. सो मेक श्योर दैट यू the number you mention on your resume is active. ईमेल एड्रेस मेंशन करना ऑब्वियसली ज़रूरी है. ईमेल एड्रेस के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपने नोट करनी है कि इट हैज़ टू साउंड रीज़नेबल. रीज़नेबल का क्या मतलब है कि कई बच्चों के इट इज़ फाइन एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि बच्चों के पुराने ईमेल एड्रेसेस बने होते हैं, फैंसी गर्ल या क्यूट बॉय या इस टाइप के थोड़े अजीब से ईमेल एड्रेसेस बने होते हैं, एंड विच इज़ अंडरस्टैंडेबल. बचपन में बनाया था और आज तक चल रहा है. मगर अब जब आपने जो रेज्यूमे पे ईमेल एड्रेस लिखना है, दैट हैज़ टू साउंड रीज़नेबल. रीज़नेबल का मतलब है इट शुडंट बी फनी, इट शुडंट बी वियर्ड, इट शुडंट बी ऑकवर्ड क्योंकि इट टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी. और प्रोफेशनल रेज्यूमे आप इसलिए जमा करा रहे हैं ताकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसके अंदर प्रोफेशनल रेज्यूमे के अंदर आपका जो ईमेल एड्रेस अगर थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो पोटेंशियल रिक्रूटर है आपका, ही विल नोटिस दैट और उससे आपकी सीरियसिटी लेवल का पता लगेगा कि क्यूट गर्ल या क्यूट बॉय @gmail.com विल साउंड दैट यू आर नॉट एज सच सीरियस एंड प्रोफेशनल इनफ टू एटलीस्ट मेंशन और मेक योर रियल एंड रीज़नेबल ईमेल एड्रेस. सो अगर किसी का नहीं बना हुआ नॉर्मल ईमेल एड्रेस, तो यू नाउ हैव द चांस टू मेक इट. नया ईमेल एड्रेस बना लें जो कि थोड़ा रीज़नेबल हो, अगर किसी का ऑकवर्ड सा या ऑड सा ईमेल एड्रेस है. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के ऑलरेडी अपने नॉर्मल नामों से ही होते हैं, सो दैट इज़ फाइन. कोशिश करें कि अपने नाम से बनाएं इंस्टेड ऑफ जेनेरिक बनाने के हैप्पी बॉय या वटेवर. इस तरह के बनाने के बजाय अपने नाम के ईमेल एड्रेसेस बनाए. दे साउंड प्रोफेशनल एंड दे साउंड रीजनेबल. सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ योर रेज्यूमे. इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर कि मैंने अपनी तस्वीर लगानी है या नहीं लगानी. That is a very variable kind of question, and that is a very situational kind of question, क्योंकि कई बार तस्वीर लगाना
सजेस्टेड होता है, कई बार नहीं होता। जनरल सजेशन इज़ कि आप तस्वीर अपनी ना लगाएं। क्यों नहीं लगानी चाहिए? वो इसलिए नहीं लगानी चाहिए क्योंकि अगर आप तस्वीर लगाते हैं तो नेचुरल बायस आ जाता है इंटरव्यूअर का या फिर जो स्क्रीनिंग कर रहा होता है उसका। कैसे कि आपकी लोग फिर एजुकेशन एक्सपीरियंस के देखने के साथ साथ आपकी शक्ल देख के आपको जज कर रहे होते हैं। दैट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। अगर आप चाहते हैं कि यस मेरी इतनी प्यारी शक्ल है, या फिर मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी शक्ल देख के मुझे जज करें, मुझे एवेल्यूएट करें, तो यस यू कैन। और अगर आप नहीं अच्छा फील करते या इफ़ यू डोंट फील कंफर्टेबल कि वाई शुड पीपल जज मी बेस्ड ऑन माई लुक्स and why should my looks be the criteria of my interview calling, तो तब it is suggested that you don't put a picture. सेकेंड रीज़न क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आप इतनी इम्प्रेसिव आपकी तस्वीर है, इतनी हसीन शक्ल है या इतनी प्रोफेशनल शक्ल है कि आपको लोग शक्ल देख के बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए, सीवी के ऊपर देख के शक्ल, तो फिर आप लगा लें। मगर अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि यार अच्छा होते तो सारे प्यारे हैं, मगर अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी शक्ल देख के मुझे कोई जॉब पे रख लेगा, तो देन ट्राई टू अवॉइड इट। आप समझ रहे हैं मैं लॉजिक क्यों बता रहा हूँ? लॉजिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज़ फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। इसीलिए सजेस्टेड होता है कि आप अपनी तस्वीर ना लगाएं ताकि लोग आपको बायसेस की बेस पे जज ना करें। कईयों को, फॉर एग्जांपल मैं आपको रियल बायस बताता हूँ, कई ख़वातीन अपनी नॉर्मल तस्वीर लगा देती हैं या लगाएं बग़ैर दुपट्टे के, और कई लोग होंगे जो 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 स्क्रीनिंग कर रहे हैं, अगर वो उसको दुपट्टे के बग़ैर ख़वातीन से वो इत्तफाक नहीं करता, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल viewing women without दुपट्टा, तो ही मे रिजेक्ट योर रेज्यूमे और आपको वो कॉल के लिए कॉल भी ना करे। सी डू यू अंडरस्टैंड कि कितना सेंसिटिव होता है तस्वीर लगाना। फिर कहीं रिसेप्शनिस्ट फॉर एग्जांपल, या कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के लिए तो नहीं आप अप्लाई कर रहे होंगे, मगर कई ऐसी जॉब्स है जहाँ पे पीपल आर प्रेफरिंग कि यार हमें ना बहुत ही प्रेजेंटेबल किस्म का कोई लड़का या लड़की चाहिए इस जॉब के लिए। और अगर कोई आपने तस्वीर लगाई और उसको लगे कि यार यू आर नॉट प्रेजेंटेबल इनफ और आपको वो रिजेक्ट कर दे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपकी शक्ल देख के आपकी रेज्यूमे रिजेक्ट कर दे? नहीं ना। इसकी वजह से आप अपनी तस्वीर लगाते ही नहीं हो, क्योंकि रेज्यूमे शुड, आपके मुताबिक यू शुड प्रेफर कि मेरी एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी क्वालिफ़िकेशन की बेस के ऊपर मुझे जज करके और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, इंस्टेड ऑफ मेरी शक्ल देख के मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। सो दैट इज़ वाई आई यूजुअली सजेस्ट कैंडिडेट्स टू अवॉइड पुटिंग योर पिक्चर ऑन योर रेज्यूमे। सेकेंड सेक्शन इज़ द एजुकेशन सेक्शन। ये वाला सेक्शन, एजुकेशन सेक्शन बहुत स्टैंडर्ड होता है और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है। एजुकेशन वाला सेक्शन आपने ऑब्वियसली वही मेंशन करनी होती हैं जो आपने डिग्रीज़ या क्वालिफ़िकेशन आपने ली हो। डिग्रीज़ या क्वालिफ़िकेशन का क्या मतलब है? जो फुल टाइम रेगुलर प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, वो वाले आपने एजुकेशन सेक्शन में लिखने होते हैं। क्या मतलब है कि फुल टाइम वर्सेस पार्ट टाइम का क्या मतलब है? पार्ट टाइम का मतलब है कि अगर आपने कोई शॉर्ट कोर्स किया है तो वो एजुकेशन सेक्शन में नहीं आएगा, उसका एक आप नया सेक्शन बनाएंगे यहाँ पे मे बी, और मेंशन आप करेंगे शॉर्ट कोर्सेस। सो एजुकेशन इज़ अ फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम, या फिर एजुकेशन इज़ अ वेरी क्या कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट डिग्री या सिग्निफिकेंट सर्टिफिकेशन नीड्स टू बी मैंशनड इन द एजुकेशन सेक्शन। अदर देन दैट जो भी चीज़ है उसका आप सेपरेट सेक्शन बनाएंगे। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे देखें फुल ब्राइट स्कॉलर भी लिखा हुआ है, क्योंकि अगर किसी ने
अपनी डिग्री के दौरान आप में से कई बच्चे फुल ब्राइट या मास्टर्स नहीं सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करेंगे या जाएंगे भी, तो वो आपकी एजुकेशन में ही आएगा, क्योंकि बहुत ही सिग्निफिकेंट एजुकेशन आपका रिलेटेड दैट इज़ अचीवमेंट, तो दैट नीड्स टू स्टे इन द एजुकेशन सेक्शन। मगर अगर कोई सर्टिफिकेशन है या फिर अगर कोई डिप्लोमा है, ये डिपेंड्स, डिप्लोमा भी वैसे तो एजुकेशन में आ जाता है, मगर अगर कोई आपको लगता है कि नॉर्मल डिप्लोमा है, इट इज़ नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, तो वो उसका एक सेपरेट सेक्शन बनेगा। रीज़न क्यों मैं अब बता रहा हूँ कि वो सिर्फ सिग्निफिकेंट सेक्शंस होने चाहिए एजुकेशन में, क्योंकि जो आपके रीडर्स होते हैं उनके लिए ये वाला सेक्शन, एजुकेशन सेक्शन, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप इररेलेवेंट एक्सपीरियंसेस या इररेलेवेंट डिग्री या इररेलेवेंट कोई सर्टिफिकेशन डाल देंगे तो लोग चिढ़ जाते हैं कि यार दिस शुड नॉट हैव बीन रिटन इन द एजुकेशन वाला सेक्शन। सो कोशिश करनी है कि एनीथिंग अदर दैन अ रेगुलर फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम शुड बी रिटन इन एन अदर सेक्शन अदर दैन द एजुकेशन। उसका एक नया सेक्शन बनाए। अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का सेक्शन बनाए, अगर सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पे नया सेक्शन। कैसे मैं कह रहा हूँ, इसी को कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, ये देखिएगा नया सेक्शन बनाने का मतलब क्या है। ये कॉपी मैंने किया, यहीं पे पेस्ट कर दी, ये 2 बन गए, और इसको मैंने चेंज करके सर्टिफिकेशन कर दी, और यहाँ पे मैंने ये देखिए 2003 टैब दबाएं, और यहाँ पे आप कर दें सर्टिफिकेट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल कि मैं सेक्शन का क्या मतलब है, कि आप खुद सेक्शन नया डेवलप कर सकते हैं। सो आई होप दैट क्लैरिफाइज द एजुकेशन सेक्शन वाला पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन क्या होता है लोगों का कि यार जो मेरी ऑनगोइंग डिग्री है उसको मैंने कैसे लिखना है। ये नोटिस करें कि अगर यहाँ पे आपने पहले सेक्शन में पहले जो रो है उसमें आपने ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। 2006 में यहाँ से ग्रेजुएट ए लेवल 2005 में हुए थे। अगर आपकी डिग्री कंटिन्यूइंग है तो फिर आपने जिस ईयर में ग्रेजुएट होना है वो ईयर लिखेंगे। 2025 में अगर होना है तो वो ईयर लिखे। और देखिए मैंने इसे बोल्ड भी किया है ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि अच्छा ये सारे ग्रेजुएशन ईयर हैं, तो ये मतलब है कि इसने 2025 में ग्रेजुएट होना है। अगर आप कंटिन्यूइंग वाली डिग्री अपने रेज्यूमे पे नहीं लिखते तो अगले को कैसे पता लगेगा कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि जी मैं जो अभी कर रहा हूँ डिग्री वो हुई तो नहीं है ना, इसकी वजह से मुझे ये सेक्शन अभी नहीं लिखना चाहिए। तो अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है जिसके पास सीवी जाएगी, रेज्यूमे जाएगा, वो समझेगा कि बस आपने अभी तक ए लेवल ही किया है, और जबकि आप तो डिग्री कर रहे हैं अच्छी भली, इतनी इम्पॉर्टेंट डिग्री। सो डिग्री जो एग्जिस्टिंग है वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है, और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आगे मेंशन कर दें कि आपने ग्रेजुएट कब होना है। आई होप दैट इज़ अ वेरी लॉजिकल थिंग जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। फिर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है CGPA लिखना, कि CGPA लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। नाउ अगेन जैसे तस्वीर लगानी चाहिए